निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस प्रशिक्षण में प्रथम मॉड्यूल पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा पर हम बात करेंगे। उम्मीद है प्रशिक्षण का ये सत्र आपके लिए लाभकारी होगा। आज इस प्रशिक्षण सत्र में हम समझने का प्रयास करेंगे कि पाठ्यचर्या की अवधारणा क्या है और इसका परिचय क्या है। उम्मीद है आज का ये प्रशिक्षण सत्र आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। तो आइए अब हम प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं। आइए अब हम प्रशिक्षण के प्रतिफल को बिंदुवार समझते हैं। पहला बिंदु है शिक्षक पाठ्यचर्या से परिचित हो सकेंगे। दूसरा है शिक्षक पाठ्यचर्या की अवधारणा को समझ सकेंगे। और तीसरा बिंदु है शिक्षकों के अंदर पाठ्यचर्या से उपयुक्त कौशल विकसित हो सकेंगे, अर्थात वो अपने कौशल को परिमार्जित कर सकेगा। अब हम प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालते हैं। इस प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं पाठ्यचर्या क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और पाठ्यचर्या में एक शिक्षक की भूमिका कैसी रहेगी। साथ ही पाठ्यचर्या का उपयोग कर शिक्षक अपने कौन कौन से प्रमुख कौशल विकसित कर सकेगा। आइए अब हम समझते हैं पाठ्यचर्या किसे कहते हैं। पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या, अर्थात पढ़ने और पढ़ाने योग्य विषय और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। अगर हम इसे सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करते हैं तो वो सारी क्रियाएं, सभी गतिविधियां जो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए योगदान देती हैं, वो समस्त गतिविधियां पाठ्यचर्या पर ही केंद्रित होती हैं। विद्यालय के अंदर होने वाली वो समस्त क्रियाएं जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित होकर शिक्षण या शिक्षा से जुड़ी हुई क्रियाओं को संपादित करते हैं, जैसे खेलना कूदना, कला बनाना, संगीत गाना, स्वच्छता, प्रार्थना, योगा, मध्याह्न भोजन, समस्त पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आता है। पाठ्यचर्या वास्तव में समय और काल के अनुरूप निर्धारित होता है, इसलिए ये समाज पर सीधा प्रभाव डालता है। कई विद्वानों का ऐसा मानना है पाठ्यचर्या समाज और बालक के ऊपर एक दृष्टकारी परिवर्तन करता है, इसलिए इसे परिवर्तनकारी की भी भूमिका निभानी पड़ती है। अर्थात पाठ्यचर्या का अभिप्राय विद्यालय में पारस्परिक पढ़ाए जाने वाले विषयों से ही सिर्फ नहीं होता, बल्कि इसमें समस्त वो अनुभव भी शामिल होते हैं जो बच्चों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं। अब हम एक नई चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, छिपी हुई पाठ्यचर्या। अर्थात बच्चों को ऐसे कई अवसर मिलते हैं जहां वो औपचारिक रूप के बजाय अनौपचारिक रूप से विद्यालय के अंदर होने वाली विभिन्न प्रक्रिया, गतिविधि और घटनाओं से
सीखने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके अंदर कई मनोभाव, दृष्टिकोण और व्यवहार शामिल होते हैं। चाहे शिक्षक के द्वारा या विद्यालय के परिवेश के अंदर ऐसी बहुत सारे विषय वस्तु, घटनाएं, व्यक्ति एक बेहतरीन अवसर के रूप में उपस्थित होते हैं। अतः वे सभी अवसर, प्रक्रिया, गतिविधि, मनोभाव, घटनाएं या व्यक्ति जो अनौपचारिक रूप से बच्चों के विकास के लिए सहयोगी होता है, ऐसे सभी गतिविधियों को छिपी हुई पाठ्यचर्या के अंतर्गत ला सकते हैं। संभव है वे घटनाएं, वो गतिविधियां औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हों या ना हों, परंतु वो बच्चों के विकास का अवसर अवश्य उपलब्ध करते हैं। आइए अब हम विचार करते हैं उन कारणों पर जो पाठ्यचर्या के निर्धारण के बुनियादी अंग होते हैं। यूं ही समय, काल, परिस्थिति और देश के अनुसार पाठ्यचर्या में परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। ये संभावना समय, काल और परिस्थिति तथा आवश्यकता जन्य होती है। जिस तरह हमारे समाज, राष्ट्र, देश की परिस्थिति और उसकी मांग होती है, उसी के अनुरूप नीति नियंताओं के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा पाठ्यचर्या के निर्धारण किए जाते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं ऐसे वो कौन से मुख्य बिंदु हैं, कारक हैं जो पाठ्यचर्या के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु होता है अधिगम की प्रकृति, यानी बच्चा क्या सीखे, कब सीखे, कैसे सीखे। उसके अधिगम के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा और उसकी स्वीकार्यता एक महत्वपूर्ण कारण होता है। साथ ही दूसरा कारण होता है स्वीकृत सिद्धांत। वो कौन से सिद्धांत होंगे जिन सिद्धांतों का विकास या उनके मूल्यों को हम अपने आने वाली पीढ़ी में निर्धारित करना चाहते हैं। अतः वे सभी स्वीकृत सिद्धांत पाठ्यचर्या के अंग बनाए जाते हैं जो हमारे समाज, राष्ट्र और जो मानव धर्म है उनकी ऋण होती है। इसमें शिक्षाविदों के द्वारा शोध अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है सामाजिक प्रभाव, जैसे समय, काल, परिस्थिति और स्थान के प्रभाव के कारण समाज की दशा, दिशा परिवर्तित होती रहती है। उन सामाजिक प्रभावों के कारण मानव को कई अनुभव प्राप्त होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर वो अन्वेषण कर लेता है कि कौन से ऐसे अंग हैं जो पाठ्यचर्या में वर्तमान समय में उपस्थित होने चाहिए और कौन वर्तमान में अनुपयोगी हो चुका है। अर्थात ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिन पर हम पाठ्यचर्या को निर्धारित करते हैं। क्या आप जानते हैं किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही उसके जन्म का कारण होती है। जैसे सामान्य रूप से एक बहुत प्रमुख और प्रचलित वाक्य है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम पाठ्यचर्या को अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से ये अत्यंत नितांत सहायक होता है कि जो आवश्यक होगा, जो उपयोगी होगा, उसी का उस समय काल परिस्थिति पर महत्व होगा। ये बात
पाठ्यचर्या पर पूर्णतया लागू होती है। अर्थात पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस वर्तमान परिदृश्य में क्या आवश्यक है और क्या अनुपयोगी है। जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण कर लेते हैं तो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि इस पाठ्यचर्या का उपयोग क्या होगा। ये पाठ्यचर्या एक दिशा सूचक यंत्र की तरह से कार्य करता है जो एक शिक्षक को ये बताता है कि उसे अपने बच्चे को किस गतिविधि और क्रिया में संलिप्त रखना है, कौन से तरीके और विधियां उपयोग में लाना है जिससे वह बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित कर ले। अर्थात पाठ्यचर्या शिक्षक को दिशा देती है कि क्या पढ़ना अथवा पढ़ाना है और कौन सी क्रियाओं में सहभाग करना है। अर्थात पाठ्यचर्या हमें यह संकेत देती है कि कैसे हमारी शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। यानी पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई जाती है। इतना ही नहीं, किन विषयों को, किन क्रियाओं को और कहाँ तक बच्चों को सिखाना है, किन अनुभवों को बच्चों से साझा करना है, ये सारे संकेत पाठ्यचर्या से स्पष्ट होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है, पाठ्यचर्या छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण करते समय वह कैसे विद्यार्थी केंद्रित बने, इसका भी संकेत देती है। जब बच्चा अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न होता है तो निश्चित रूप से उसके अधिगम प्रतिफल को मापने का जो तरीका हो, जो विधियां हो, मूल्यांकन की विधियां, उन्हें भी निर्धारित करने की दिशा पाठ्यचर्या से ही मिलती है। यानी पाठ्यचर्या एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो न सिर्फ शिक्षा की प्रक्रिया वरन विषय, पाठ और पाठ्य सामग्री निर्माण के साथ साथ मूल्यांकन के विधियों के निर्धारण में महती भूमिका निभाती है। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पाठ्यक्रम पर आते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये पाठ्यक्रम क्या होता है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। सामान्य रूप से पाठ्यक्रम एक सुनियोजित गतिविधियों का समूह होता है जो किसी विशेष शैक्षिक लक्ष्य के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यानी किसी भी कक्षा के लिए जब हम एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हम एक शैक्षिक लक्ष्य की कल्पना रखते हैं और उसी कल्पना के लक्ष्य में हम अपनी विभिन्न गतिविधियों और पाठ्य सामग्रियों का संकलन करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु पाठ्यक्रम के अंग बन जाते हैं। साथ ही पाठ्यक्रम कक्षावार, विषयवार पढ़ाए जाने वाले विषयों की एक सूची भी प्रदान करता है जिसमें बच्चे को यह समझ दे जाने का पूरा प्रयास शिक्षक के द्वारा होता है। जैसे बच्चे को गणित पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है या कौन कौन से विषय पढ़ने हैं और वह किस कक्षा में किस स्तर तक पढ़ने हैं, ये निर्धारण जो है पाठ्यक्रम करता है। विषय और मूल्यांकन के मापदंड को पूर्ण करने की एक समय सीमा का भी निर्धारण पाठ्यक्रम के द्वारा किया जाता है। यानी कौन सा पाठ किस सप्ताह में, किस माह में, अर्थात कब तक समाप्त हो जाए, कितने कक्षा कक्ष अंतराल की आवश्यकता हो, कि ऐसे सभी बिंदु पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं। विषयवार इसमें विषय वस्तु की जानकारी दी होती है। साप्ताहिक अनुसूची और परीक्षाओं का विवरण भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है।
असाइनमेंट और अधिभार सूची भी पाठ्यक्रम में ही अंकित होते हैं। अगर हम इसे सामान्य अर्थ में समझने का प्रयास करें तो बच्चे के वर्ष भर जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनका एक सूचीबद्ध क्रम पाठ्यक्रम ही होता है, जो हर कक्षा कक्ष और हर कक्षा के बच्चों के लिए निर्धारित होता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम की प्रकृति, सामग्री, विषयों, विषय वस्तु एवं उसकी व्यवस्था समाज की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। यानी पाठ्यचर्या से आगे बढ़कर एक सधा हुआ सुनिश्चित क्रम में जो गतिविधियों का संयोजन किया जाता है वो पाठ्यक्रम होता है, जिसमें विभिन्न विषय और उनके स्तर का निर्धारण होता है। इस तरह हम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की समझ बनाते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है प्रशिक्षण का यह सत्र आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। धन्यवाद।